आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी ना परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग अपने बल तथा गति के नियम वाले चैप्टर के एक बेहतरीन टॉपिक न्यूटन का पहला गति नियम पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे, ये तो पक्की बात है। कक्षा 9 से लेकर 10 से लेकर वह देखिए, परिभाषा तो कभी नहीं बदलती है, चाहे जो कक्षा 9 में पढ़े हो या 12 में पढ़े हो या तो आप पढ़ रहे हो, तो परिभाषा नो चेंज होता है। तो आओ हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। किस पर? न्यूटन का पहला गति नियम। तो ये जो होता है, तो इसमें न्यूटन जी कह रहे हैं कि अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है, कोई भी वस्तु है, वो कौन सी अवस्था में है? गति की अवस्था में है। तो वो गति की अवस्था जो में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यानी देखिए, ये जो बस है या गाड़ी है, क्या हो अपना ये समझ लेना, ये तब तक गति करती रहेगी जब तक इस पर बाह्य बल लगाकर क्या किया जाए, रोका ना जाए या इसकी गति में परिवर्तन ना किया जाए। तब तक ये क्या करेगी, एक ही स्पीड से, अगर 30 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो ये 30 किमी प्रति घंटा के ही स्पीड से चलेगी। तब कब तक चलेगी? जब तक इस पर कोई बाह्य बल लाकर कार्य ना करे। और यही तक नहीं होता, यहाँ इसमें यह भी होता है कि कोई वस्तु गति की अवस्था में है या विरामावस्था में, तो तब तक गति और विरामा की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो चलो हम लोग परिभाषा इसकी लिखता हूँ। तो इसकी परिभाषा में हम लोग ये लिखेंगे, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार क्या होता है, अगर कोई वस्तु, इस नियम के अनुसार कोई वस्तु गति या विराम अवस्था में है, तो वह तब तक गति और विराम अवस्था में रहेगी, गति और विराम अवस्था में रहेगी जब तक क्या हो, उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। जब तक उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। इसे क्या कहते हैं? इसे गति का फर्स्ट लॉ यानी पहला नियम कहते हैं, कि उसमें होता है अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है या विराम अवस्था में है, तो वो तब तक गति और विराम की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अगर और अच्छी तरह से आप समझना चाहते हो, दो पार्टी में लड़ाई हो रही है, क्या गति का पहला नियम के लिए ये है कि दो पार्टी में अगर लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई तब तक ना तो बढ़ेगी ना तो जो शांत होगी जब तक उस पर कोई बाह्य पार्टी या दूसरी पार्टी आकर जो है कोई 3-5 ना करे। तब तक ना तो लड़ाई बढ़ने वाली है ना तो घटने वाली है, बराबर में चलती रहेगी। तो वही का इसमें होता है कि गति और विराम की अवस्था में तब तक कोई वस्तु रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आकर यह कार्य ना करे। तो इसी को कहते हैं किसका नियम? इसी को कहते हैं, गति का पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? तो गति के पहले ही नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। फिर उसके बाद और अगर
आप लोग आगे चले तो इसी से क्या होता है, इसी से बल का परिभाषा बना हुआ है, इसी से बल का परिभाषा बना हुआ है। यही नियम से बल जो हमारे जो बताए हैं कि बल क्या है, बल का परिभाषा भी इसी से बना हुआ है। परिभाषा मान लो या तो बल का नियम मान लो, बल का नियम भी इसी परिभाषा से आया हुआ है। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि गति का पहला नियम क्या कहता है। अब हम लोग न्यूटन के दूसरे नियम की ओर चलेंगे। क्या दूसरे नियम के, तो दूसरा नियम के लिए हम इसे करेंगे इरेज। आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, नहीं लिए तो आप लोग क्लियर में जरूर लिख लेना, चाहे वीडियो को रोक कर ही। तो फिर हम लोग अब आगे चलते हैं। तो अगला क्या है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। न्यूटन का कहाँ गया मार्कर का गति का दूसरा नियम। दूसरे नियम में क्या होता है कि दूसरा नियम क्या होता है, इसमें कि मान लीजिए संवेग में परिवर्तन नहीं, आप लोग इस तरह समझिए। देखिए जो बल होता है वो समानुपाती होता है, किसके होता है, संवेग पे, संवेग में परिवर्तन के, संवेग में परिवर्तन के। अगर आपको पेपर में पूछ लिया जाए कि बल के जो किसके समानुपाती होता है, तो आपको क्या बताना है, संवेग में परिवर्तन का समानुपाती होता है क्या, बल। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। यानी मान लो एक ये बढ़ रहा है तो ये वाला भी क्या करेगा, ये वाला भी बढ़ेगा। अगर ये कम हो रहा है तो ये वाला भी कम होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक बढ़े दूसरा ना बढ़े। तो यहाँ पर समानुपाती का मतलब जो है वो यही है कि बल बढ़ रहा है तो संवेग में परिवर्तन भी बढ़ रहा है, और संवेग में परिवर्तन अगर बढ़ रहा है तो बल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इन दोनों अगर कम होंगे तो दोनों एक साथ ही क्या होते हैं, कम भी होते हैं। अगर संवेग कम होगा तो बल भी क्या होगा, कम भी होगा। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट बनाकर ये लिखेंगे, बल संवेग का क्या होता है, समानुपाती होता है। ये परिभाषा तो आपकी ये बन गई। क्या बल संवेग का क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब हमने बताया कि अगर कोई एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी कम नहीं होगा, दूसरा भी बढ़ेगा ही। इसका अगर हम लोग जो फार्मूला की बात करें तो इसका क्या हो जाता है, तो इसका F हो जाता है, ये आपको पता होगा। समानुपाती है तो समानुपाती का आपको क्या करना है, चिन्ह का प्रयोग करना है। फिर उसमें क्या है, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की बात हो रही है। तो जहां पर परिवर्तन की बात होती है आपको पता होगा कि डेल्टा लिया जाता है। क्या लिया जाता है, डेल्टा लिया जाता है, आपको ये पता होगा। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे डेल्टा P अपान में, और कभी भी अगर संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर टाइम भी लगेगा, इसलिए डेल्टा P अपान टी होता है, डेल्टा P अपान टी होता है। और ये जो है कांस्टेंट है, इसे जब हटाते हैं तो हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं। आप लोग को पता होगा प्रोफेशनल का चिन्ह हटाकर हम लोग की का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे F बराबर क्या हो जाता है, के डेल्टा P अपान में टी, क्या हो जाता है, के डेल्टा P अपान में टी हो जाता है। इतना आप लोग को समझ में आया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, के बराबर 1 ले लेंगे। जब हम के बराबर 1 लेंगे हमें क्या मिलेगा, F बराबर डेल्टा P अपान टी,
क्या मिल जाएगा, डेल्टा पी अपान पी के बराबर 1 लेने पर हमें ये मिलेगा। आपको यहाँ समझ में आया होगा। और अगर हम लोग और इसकी बात करूं, F बराबर ma, ये भी सूत्र यही से आया है। और यहाँ पर आपको पता कैसे लगा कि कौन क्या है, तो आप लोग को पता होगा डेल्टा पी का मतलब जहां यहाँ पर लिखना है, जहां डेल्टा पी क्या है, संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा पी से। और टी क्या होता है, तो टी समय, कितने टाइम में परिवर्तन हो रहा है, तो ये टाइम हो जाता है। एम का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। एम का मतलब यहाँ पर जो बल का सूत्र होता है, फार्मूला होता है, द्रव्यमान से होता है। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब आपका त्वरण हो जाता है, क्या त्वरण। ये इतना आपको पता होना चाहिए। और अगर और आपको बात बताऊं तो यहाँ तक नहीं, ओनली इतना ही आप लोग क्या करिए, जानिए। और उस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्रिकेट में जो खेलते हैं, मैच क्रिकेट खेलते हैं, उसमें कैच लेने के बाद प्लेयर अपना हाथ पीछे की ओर करता है। जब पीछे की ओर करता है तो वहां पर किसका नियम होगा, दूसरा नियम लगेगा। क्यों, किसका, न्यूटन का गति का दूसरा नियम का प्रयोग होगा। इतना क्लियर। अब हम लोग आगे चलेंगे। तो आगे अब जो आता है न्यूटन का गति का तीसरा नियम। जो न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नाम दिया जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। तीसरा नियम, तीसरा नियम में क्या होता है, तो ये समझिए। न्यूटन का गति का तीसरा नियम, तो न्यूटन का गति का नियम, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। पहली बात इसे ये क्या, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। किसे कहते हैं, तो न्यूटन का गति का तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यहाँ तक क्रिया और प्रतिक्रिया का मतलब क्या है, यहाँ पर जो क्रिया और प्रतिक्रिया का जो शब्द आया है, क्रिया और प्रतिक्रिया, इसको समझने के लिए एक मान लीजिए ए नाम का पिंड है, एक बी नाम का है। ये क्या करता है, इस पर 10 न्यूटन का बल लगाता है। क्या करता है, 10 न्यूटन का बल लगाता है, यानी 10 न्यूटन मतलब बल लगाता है। इस पर जितना बल ये लगाएगा और तुरंत ही इस पर बल लगाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसका और अच्छी तरह से अगर आप समझना चाहेंगे कि अगर आप लोग किसी को मारे तो वो आपको तुरंत ही मारेगा, तो वहां पर क्रिया होने के बाद उधर से जब पड़िया तो क्या हो जाता है, प्रतिक्रिया हो जाता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। तो यही क्या है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम को ही न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। यहाँ पर न्यूटन जी कहते हैं कि ये बल जो होता है, नोट बनाकर लिखिए, बल हमेशा जोड़े में कार्य करता है। कोई भी वस्तु है जब तक जोड़े में नहीं आएगा तब तक वो क्या करेगा, कार्य। जो तीसरा नियम है, बल होगा, बाण नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बल हमेशा जोड़े में कार्य करता है। इसका मतलब ये है कि एक पिन, ये दूसरा पिन, ये बी है, ये ए है। तो यहाँ से अगर ये
इसके साथ है जो क्या करेगा, इसे ठेलेगा, तो ये भी पलट कर इसे ठेल देगा। अगर ये इसको ठेला या इसको मारा तो ये भी इसको मार देगा। यही आप लोग समझ लीजिए। और इसके अगर एक और पॉइंट की बात करो तो इसमें क्या होता है, दोनों का बल बराबर होता है। दोनों का बल क्या होता है, बराबर होता है, पर दिशा जो होती है वो विपरीत होती है। इसका मतलब ये हो जाएगा, बल और दिशा का मतलब जो होता है, ये इधर बल लगा रहा था, ये इधर बल लगा रहा था, तो ये भी पलटकर इधर, जो बल ये इधर बल लगा रहा था और ये इधर बल लगा रहा था, तो इसका मतलब ये हो गया, ये बल तो बराबर लगा रहे हैं, दोनों इक्वल में लगा रहे हैं, पर क्या हो रही है, इसका दिशा इधर की ओर है और इसका दिशा डायरेक्शन इधर की ओर है। ये इधर दिशा इस दिशा की ओर लगा रहा है और ये इस दिशा की ओर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। यानी दोनों का बल बराबर होता है। इन दोनों का जितना बल यहाँ पर 10 न्यूटन का लग रहा है, तो यहाँ पर भी 10 न्यूटन का ही बल लगेगा, पर इसका जाने का रास्ता इधर है और इसका जाने का रास्ता इधर है, तो इसलिए इन दोनों का क्या होगा, दिशा तो अलग होगी पर बल जो होगा वो बराबर होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, तीसरा पॉइंट में होता है, दोनों बल एक ही प्रकृति के होते हैं। दोनों बल एक ही प्रकृति के होते हैं। जो इन दोनों पर बल कार्य कर रहा है और उनकी प्रकृति, उनका जो प्रकार होता है वो क्या होता है, वो प्रकृति, दोनों बल का जो प्रकार और प्रकृति जो होती है वो तो क्या होती है, सेम ही रहती है। एक ही प्रकार के ये क्या करेंगे, बल लगाते हैं। ये नहीं कि ये कोई अलग जा रहा है कोई अलग जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 न्यूटन का ये बल लगा रहा है तो 10 न्यूटन का ही बल ये लगा रहा है, और दोनों की प्रकृति भी सेम ही होता है, कोई अलग नहीं होता। फिर उसके बाद ये एक ही लाइन में लगता है। ये जो होता है, ये देखिए, ये इधर की जो भी हो रहा है तो ये एक ही लाइन में है। ये नहीं कि एक इधर है तो एक इधर है, यहाँ पर नहीं कि यहाँ पर है तो यहाँ पर है, ऐसे कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये एक ही लाइन पर होते हैं, यानी ये समरेखी होते हैं। क्या कहेंगे, समरेखी होते हैं। क्या हो जाता है, संरेखीय होता है, एक ही रेखा पर होता है। क्या होता है, एक ही रेखा पर होता है, एक ही लाइन में होता है। इतना तो आपको क्या हुआ, अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बल का जो ये न्यूटन का गति का तीनों नियम है, हमने एक एक पॉइंट पर इसके चर्चा किया और आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया, और आपके समझ में आया होगा, हमें पता है, क्योंकि हमने लैंग्वेज भी पढ़ाई वाला, एजुकेशन वाला रखा और गांव का भी लैंग्वेज ऐड किया। दोनों लैंग्वेज ऐड करने पर एक प्रोफेशनल लैंग्वेज तैयार होती है, इसलिए आपको समझ तो आया होगा। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। मन लगाकर पढ़ाई करके मई से ही एसएससी का पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ग्रुप डी और जितने भी पेपर हैं सब पेपर अब इसी लास्ट अप्रैल के लास्ट सप्ताह से या मई के पहले वाले सप्ताह से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।